अस्सलामुअलैकुम। उमर एकेडमी में खुशामदीद। उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो आज हम आपको कंप्यूटर के सेकंड चैप्टर फंडामेंटल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम की बुक की एक्सरसाइज सॉल्व करके दिखाएंगे। तो इस एक्सरसाइज में सबसे पहले जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है चूज द राइट आंसर्स। तो चूज द राइट आंसर्स में सबसे फर्स्ट पर है हमारे पास द सॉफ्टवेयर विच परफॉर्म्स ऑल बेसिक टास्क इज, कि इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर है जो सारे बेसिक टास्क परफॉर्म करता है। एंटीवायरस तो नहीं कर सकता क्योंकि वो तो सिर्फ एक पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करता है। इसी तरह स्टार्ट मेन्यू भी नहीं कर सकता। करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि आप जानते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो सारे बेसिक टास्क यानी कि कंप्यूटर को स्टार्ट करने के टास्क परफॉर्म करता है। उसके बाद बाकी जो ऑप्शन है उनकी फंक्शनैलिटी की बारी आती है। इसी तरीके से सेकंड जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है अ प्रोग्राम दैट इनेबल्स यूजर टू इंटरेक्ट विद कंप्यूटर इज कॉल्ड, कि कौन सा प्रोग्राम है जो कि एक यूजर को कंप्यूटर के साथ इंटरेक्शन की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। माई डॉक्यूमेंट तो एक सिंपल सा आइकन होता है, वो नहीं कर सकता। डेस्कटॉप, हाँ आपको लगेगा कि डेस्कटॉप हमें करता है, इंटरेक्टिविटी देता है, लेकिन करेक्ट आंसर जो है वो है इंटरफेस, क्योंकि इंटरफेस उस प्लेटफॉर्म को कहते हैं जिसके ऊपर ये तीनों चीज़ें आती हैं। माई डॉक्यूमेंट्स का आइकन भी आ जाएगा, डेस्कटॉप भी आ जाएगा, स्टार्ट मेन्यू और दूसरे गैजेट्स भी आपको नजर आएंगे। तो करेक्ट ऑप्शन जो है इसमें वो डेस्कटॉप नहीं बल्कि इंटरफेस है। अगला जो हमारे पास थर्ड है वो कहता है कि ऐसे प्रोसेस का नाम बताइए जो कि कंप्यूटर को स्टार्ट करने, चेक करने और फिर उसको काम से पहले रेडी करने के लिए यूज़ होता है, उसे क्या कहते हैं। तो नीचे जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उसमें जो सेकंड ऑप्शन है बी बूटिंग, ये वो प्रोसेस है जो कि कंप्यूटर को चेक करता है स्टार्ट करने से पहले और फिर सिस्टम को स्टार्ट करके रेडी करता है। नंबर 4 में आपसे पूछ रहे हैं कि बताइए कि कितने यूजर्स एक्सेस कर सकते हैं एक वक्त में किसी भी मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम में। अब मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होता ही ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें एक से ज़्यादा लोग यूज़ कर सकते हैं। अब एक से ज़्यादा में कोई लिमिट नहीं है, ठीक है भाई। तो 1 करेक्ट ऑप्शन बिल्कुल नहीं है, 2 भी नहीं है, बल्कि सी करेक्ट ऑप्शन है कि बहुत सारे। अब ये सिस्टम की कैपेबिलिटीज़ पर होता है कि कुछ 100 टर्मिनल्स को कनेक्ट कर सकते हैं, कुछ 400 को या कुछ थाउजेंड्स तक को कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है भाई। तो मैनी ऑप्शन करेक्ट है। पांचवें में आपसे पूछा है कि विच मैनेजमेंट कंट्रोल्स द डायनामिक ऑलोकेशन एंड डी ऑलोकेशन ऑफ प्रोसेसर मेमोरी इट्सेट्रा, कि इसमें से कौन सा कंट्रोल है जो कि मेमोरी की ऑलोकेशन और डी ऑलोकेशन के लिए जिम्मेदार है। तो वो ऑप्शन ए है, रिसोर्स मैनेजमेंट का काम होता है कि वो मेमोरी की जो है ऑलोकेशन और डी ऑलोकेशन कंट्रोल करती है। सिक्स ब्लैंक में हमसे पूछा हुआ है इन विच ऑपरेटिंग सिस्टम जॉब्स आर एग्जीक्यूटेड इन ग्रुप्स, कि ग्रुप्स में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम जॉब्स को एग्जीक्यूट करता है। तो बिल्कुल आपको पता है इसका आंसर ऑप्शन ए है, बैच प्रोसेसिंग। बैच प्रोसेसिंग में हम ग्रुप्स में कंप्यूटर से जॉब्स को एग्जीक्यूट करवाते हैं। अब हमारे पास नंबर 7 में जो है पूछा गया है कि वो कौन सा सिस्टम है जो इस बात की गारंटी देता है कि तमाम जॉब जो है बिना किसी शॉर्टेस्ट डिले के कंप्लीट हो जाएं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हार्ड रियल टाइम सिस्टम, क्योंकि बैच प्रोसेसिंग में तो अभी आपने देखा कि ग्रुप्स में डाटा प्रोसेस करने की सलाहियत होती है। टाइम शेयरिंग, उसमें जो है सारे यूजर्स के साथ टाइम शेयर हो रहा होता है, तो उसमें भी डिलेस पॉसिबल होते हैं। लेकिन विदाउट डिले जो सिस्टम काम करता है वो होता है हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद नंबर 8 में हमसे कहा गया है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको शॉर्ट में डॉस भी कहते हैं, ये मिसाल किस चीज़ की है। ये रियल टाइम प्रोसेसिंग सिस्टम है, बिल्कुल भी नहीं। मल्टी यूज़र प्रोसेसिंग, बिल्कुल भी नहीं, एक ही यूज़र उसके ऊपर काम कर रहा होता है। तो ये ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है, ये सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है। उसके बाद नंबर 9 पे है द ग्रुप ऑफ प्रोग्राम्स दैट हेल्प्स ऑफिस वर्कर्स टू डू अ नंबर ऑफ रूटीन टास्क इजीली एंड इफिशिएंटली इज, कि वो कौन से प्रोग्राम्स होते हैं जो कि ऑफिस में काम करने वालों की मदद करते हैं कि वो अपने काम बहुत अच्छे तरीके से आसानी से कर सकें। तो इसके जो शुरू के जो ऑप्शन हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम तो सिस्टम को स्टार्ट करने के लिए करता है। ईमेल सिर्फ एक ही काम करता है, मेल्स आपकी भेजेगा या रिसीव करेगा। एंटीवायरस भी सिर्फ और सिर्फ वायरस से प्रोटेक्शन करता है। यानी ये तीनों सॉफ्टवेयर जो हैं आपके काम में कोई एफिशिएंटली क्रिएट नहीं कर रहे। जो डी ऑप्शन है ऑफिस ऑटोमेशन, ये उसका काम होता है कि वो वर्कर्स के काम को आसान बनाता है। अब लास्ट हमारे पास है नंबर 10 के ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमें अलाउ करता है फ्रीक्वेंट स्विचिंग फ्रॉम वन टास्क टू अनदर इज, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम एक से दूसरे टास्क के दरमियान स्विचिंग करता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, टाइम शेयरिंग। टाइम शेयरिंग ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो मुख्तलिफ यूजर्स से जो टास्क उसको मिल रहे होते हैं उन तमाम टास्क के दरमियान एक छोटे छोटे टाइम स्पेसिस क्रिएट कर देता है, वो जिनको हम क्वांटम भी कहते हैं। तो वो हर यूजर को एक छोटे से स्प्लिट सेकंड के लिए प्रोसेसर की कैपेबिलिटीज देता है।
जब उसका टास्क हो जाता है तो फिर वो नेक्स्ट पे शिफ्ट हो जाता है, तो ये स्विचिंग करता है, तो ये डी ऑप्शन करेक्ट है, टाइम शेयरिंग। तो अब ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने के बाद हमारे पास अब क्वेश्चन आंसर्स का सिलसिला शुरू हो जाता है। इसमें पहला क्वेश्चन आपसे पूछता है कि डिफाइन ऑपरेटिंग सिस्टम एंड गिव 3 एग्जांपल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसा कि आप प्रीवियस लेक्चर में डिटेल में सुन चुके हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो एक ऐसा सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो कि बहुत से प्रोग्राम्स के ऊपर मुश्तमिल होता है, और उनका काम क्या होता है, हार्डवेयर और यूज़र के दरमियान एक इंटरेक्शन क्रिएट करना। यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम वो प्रोग्राम्स होते हैं जो हार्डवेयर को रन करते हैं और एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं जिनके ऊपर दूसरे प्रोग्राम्स की मदद से यूज़र अपने टास्क कंप्लीट करता है। विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम कोई भी यूज़र कंप्यूटर को यूटिलाइज नहीं कर सकता। तो ये जो है ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसी लेयर होती है एक, जो कि मुख्तलिफ ऐसा कम्युनिकेशन लेयर के तौर पे काम करती है मुख्तलिफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स और यूज़र के दरमियान। अब इसकी मिसाल में हमारे पास एग्जांपल्स, आप सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम ले लें, विंडोज़, जो मुख्तलिफ ज़्यादातर जो है हमारे पास कंप्यूटर्स में इंस्टॉल होता है, तो विंडोज़ जो है वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसी तरीके से मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम में लाइनक्स आता है और सोलैरिस आते हैं, तो ये सारे के सारी मिसाल हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के। इसके अलावा आप एंड्रॉयड भी जो है, जो मोबाइल डिवाइसेस में इंस्टॉल होता है, उसको भी आप ऑपरेटिंग सिस्टम की मिसाल में लिख सकते हैं। उसके बाद अगला सवाल जो है आपसे क्वेश्चन नंबर 2 पूछता है कि फंक्शंस बताइए एक ऑपरेटिंग सिस्टम के, और उन फंक्शंस में से किसी दो की आप जो है ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दीजिए। तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम के जो हैं तकरीबन 8 के करीब जो है बेसिक फंक्शंस होते हैं, और वो फंक्शंस में बूटिंग, रिसोर्स मैनेजमेंट, यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड करना, मेमोरी को मैनेज करना, इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट करना, फाइल सिस्टम मैनेज करना, प्रोसेस मैनेज करना और यूज़र मैनेज करना आते हैं। अब इनमें से किसी दो की एक्सप्लेनेशन में हम सबसे पहले बूटिंग को एक्सप्लेन कर देते हैं, फिर बाद में रिसोर्स मैनेजमेंट को। तो सबसे पहले हम बूटिंग की तरफ आते हैं। बूटिंग कहते हैं कंप्यूटर के स्टार्ट करने के अमल को। ये अमल 2 स्टेप्स के अंदर होता है। सबसे पहले क्या होता है कि जब आप कंप्यूटर को स्विच ऑन करते हैं तो सबसे पहले आपके पास जो कि रोम चिप के अंदर जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिनको फर्मवेयर्स कहा जाता है, सबसे पहले वो एक्टिवेट होते हैं। जैसे ही मदरबोर्ड में करंट आता है तो वो सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो प्रोग्राम सबसे पहले रन करते हैं। वो करते हैं प्री ऑपरेटिंग सिस्टम टेस्ट, यानी कि चेक करते हैं कि कंप्यूटर के सारे हार्डवेयर कंपोनेंट्स जो एक कंप्यूटर सिस्टम को चलाने के लिए नेसेसरी हैं वो सारे एफिशिएंटली कनेक्टेड हैं, सारे के सारे वर्किंग हालत में हैं। जब वो सारे सब चेक कर लेते हैं कि कीबोर्ड, माउस, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस इंटरकनेक्टेड हैं और सिस्टम जो है वो बेसिक फंक्शंस परफॉर्म कर सकता है, फिर उसके बाद वो ट्रांसफ़र कर देते हैं कंट्रोल रैम चिप्स को। अब रैम चिप्स जो होती हैं वो आपने पढ़ा था कि वो एक वॉलेटाइल मेमोरी होती है जो कि करंट ऑफ होने की वजह से ब्लैंक हो जाती है, यानी उसमें डाटा स्टोर नहीं होता। तो अब रैम चिप क्या करती है कि वो ऑपरेटिंग सिस्टम को सर्च करती है हार्ड डिस्क के अंदर, या जो भी डिवाइस सेलेक्ट किया गया होता है बूटिंग के लिए उसमें वो ऑपरेटिंग सिस्टम को सर्च करती है। फिर उसके फाइल्स को वो अपने हार्ड डिस्क में अपने रैम की चिप्स में लोड करती है और कंप्यूटर फिर आपको डिस्प्ले देता है। तो ये पूरा प्रोसेस जो होता है इसको हम कहते हैं बूटिंग। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का जो सबसे पहला मेन फंक्शन होता है वो यही होता है कि रोम चिप के पोस्ट टेस्ट करने के बाद ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल्स जो होती हैं वो रैम चिप्स के अंदर लोड होती हैं, और फिर उसके बाद डेस्कटॉप जो है जब ये लोडिंग हो जाती है तो डेस्कटॉप आपके सामने डिस्प्ले हो जाता है। फिर आप उसके ऊपर अपनी एप्लीकेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं। दूसरा कंप्यूटर का जो फंक्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम का वो है रिसोर्स मैनेजमेंट। रिसोर्सेज कहते हैं हर वो चीज़ जो आप ओन करते हैं या जो आपकी मलकियत में या जो आपके जो है आसपास मौजूद होती हैं वो रिसोर्सेज होती हैं। अब कंप्यूटर की कोई जायदाद वगैरह तो होती नहीं है भाई, उसके पास क्या होता है, उसके पास हार्डवेयर रिसोर्सेज होती हैं या सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज होती हैं। एक ऑपरेटिंग सिस्टम उन तमाम रिसोर्सेज को मैनेज करता है जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की सूरत में आपके सिस्टम पर पाई जाती हैं। जितने हार्डवेयर कंपोनेंट्स कनेक्ट होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम उन सबको आपस में इंटीग्रेट करके रखता है, उनके सॉफ्टवेयर्स को, उनके ड्राइवर्स को इंस्टॉल करके उन सब की फंक्शनिंग को कंट्रोल कर रहा होता है। साथ में जो एप्लीकेशंस आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हुई हुई हैं वो एप्लीकेशंस जब आप रन करते हैं तो उनकी एप्लीकेबिलिटी को भी जो है ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज कर रहा होता है। तो ये सारी चीज़ें कहलाती हैं रिसोर्स मैनेजमेंट। अब इसी रिसोर्स मैनेजमेंट में आपकी मेमोरी की ऑलोकेशन या डी ऑलोकेशन भी आ जाती है कि जब आपका प्रोसेसर काम कर रहा होता है तो वो मुख्तलिफ टास्क परफॉर्म करने के लिए प्रोसेसर आपकी मेमोरी को यूटिलाइज कर रहा होता है और मुख्तलिफ एप्लीकेशंस में वो उस मेमोरी को शेयर कर रहा होता है। तो उस शेयरिंग को मैनेज ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा होता है। उसके बाद अब हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है वो हमसे कहता है डिफ्रेंशिएट बिटवीन CLI एंड GUI
एंड राइट एनी टू बेनिफिट्स ऑफ ईच। तो CLI एंड GUI जैसे कि आप जानते हैं ये दोनों यूज़र इंटरफेसेस के नाम हैं। यूज़र इंटरफेसेस की दो टाइप्स थी हमारे पास, एक कहलाती थी कमांड लाइन इंटरफेस शॉर्ट फॉर्म में CLI, और दूसरी कहलाती थी GUI इंटरफेस जिसका मतलब है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। कमांड लाइन इंटरफेस क्या होती है, जो हमारे पास जो पहले ऑपरेटिंग सिस्टम थे, अर्ली ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे कि डॉस, तो डॉस जो था डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके अंदर जो है वो CLI इंटरफेस हुआ करती थी। यानी कि आपको उसके ऊपर कमांड्स को खुद अपने टाइप करना पड़ता था कीबोर्ड से, इसीलिए इसको CLI इंटरफेस को टेक्स्ट बेस्ड इंटरफेस भी कहा जाता है। इसके लिए आपके पास ज़रूरी था कि आपको जो काम या जो भी फंक्शन एग्जीक्यूट करवाना है उसकी कमांड और उस कमांड की पूरी सही स्पेलिंग यानी सिंटैक्स वगैरह आपको याद हो। अगर आप गलत टाइप करेंगे तो वो कमांड रन ही नहीं करेगी। तो ये इसमें एक छोटा सा मसला था कि कमांड्स आपको याद रखनी पड़ती थी। तो टाइपिंग वाला जो टेक्स्ट बेस्ड इंटरफेस था उसको हम कहते हैं CLI इंटरफेस। अब इसके फ़ायदे क्या हैं? इसके दो जो कॉमन एडवांटेजेस थे वो ये थे कि सबसे पहली चीज़ तो ये थी कि ये एक्यूरेसी इसमें बहुत होती थी कि आप डायरेक्ट जो है ना अपनी कमांड टाइप करें और जैसे कमांड टाइप करके इंटर करेंगे तो जो आपने टाइप किया एग्जैक्टली वो कमांड फ़ौरन रन कर जाएगी, शॉर्टेस्ट टाइम पीरियड के अंदर वो आपकी कमांड डायरेक्ट एग्जीक्यूट हो जाती थी। तो इसमें एक्यूरेसी यानी कि गलती के चांसेस कम हुआ करते थे। अगर आपको कमांड सही याद है तो सही एग्जीक्यूट होगी, वरना वो एग्जीक्यूट नहीं होगी। इसी तरह इसकी एक और जो सेकंड एडवांटेज था वो ये था कि ये रिसोर्सेज बहुत कम कंज्यूम करती थी, क्योंकि इसमें जो है ज़्यादा कोई ग्राफिकल इलस्ट्रेटेड या एनिमेशंस होती नहीं थी, तो कंप्यूटर जो है बहुत मिनिमम ग्राफिक्स रिक्वायरमेंट्स के साथ भी ऑपरेट कर सकता था। तो कमांड लाइन इंटरफेस के दो एडवांटेजेस क्या हुए, वो ये कि एक तो ये कि जल्दी आप इसमें एग्जीक्यूशन कर सकते हैं, कमांड टाइप करें और जो है फ़ौरन आप एग्जीक्यूट कर लें। दूसरा, कम रिसोर्सेज के साथ इस इंटरफेस को इस्तेमाल किया जा सकता था, ज़्यादा बड़ी हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। जबकि दूसरी जानिब जो हमारी दूसरी इंटरफेस है जो हम आजकल ज़्यादातर यूज़ करते हैं उसे हम कहते हैं ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। तो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में आप देखते हैं अपने मोबाइल फ़ोन में, देखें आपके पास सारी चीज़ें गैजेट्स मुख्तलिफ कलर डिज़ाइंस के अंदर डिस्प्ले हो रही होती हैं। कंप्यूटर भी खोलें तो आपके पास डेस्कटॉप और उसके ऊपर मुख्तलिफ आइकन्स बने हुए होते हैं। किसी फाइल को अगर आपने ओपन करना है तो आप बजाय इसके कि टाइपिंग करें, आप किसी न किसी इनपुट डिवाइस की मदद से उसको सेलेक्ट करके ओपन कर लेते हैं। तो वो जो आप सिलेक्शन करते हैं और उसके बाद डबल क्लिक करते हैं और वो फाइल ओपन हो जाती है, तो एक्चुअली वो जो क्लिक्स होते हैं वो कमांड्स का काम खुद ब खुद कर रहे होते हैं। तो GUI इंटरफेस में यही सहूलत थी कि आपको कमांड टाइप नहीं करनी पड़ती थी, वो सिर्फ और सिर्फ आपके सिलेक्शन से वो कमांड खुद ब खुद एग्जीक्यूट हो जाती थी। तो इसके एडवांटेजेस ये हैं कि सबसे पहला तो ईज़ ऑफ एक्सेस है कि कोई भी इंसान जो कि जिसको कमांड्स, अब हर कोई याद तो नहीं कर सकता बड़ी बड़ी कमांड्स, तो बिना कमांड्स को याद किए कंप्यूटर को ऑपरेट करना बहुत आसान हो गया कि मुख्तलिफ जो बिगिनर्स थे यानी कि जो न्यू स्टूडेंट्स वगैरह होते थे वो कंप्यूटर में बहुत से काम बहुत आसानी से कर लेते थे और उनको इतनी ज़्यादा कमांड्स की नॉलेज होना ज़रूरी नहीं। दूसरा जो सबसे बड़ा फ़ायदा था GUI इंटरफेस का CLI के ऊपर वो ये था कि इसमें आप मल्टीटास्किंग कर सकते थे। CLI में ऐसा नहीं कर सकते। CLI के अंदर आप एक कमांड टाइप करके एंटर करेंगे तो जो कमांड लिखेंगे आप उसी को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, उसके साथ आप दूसरी कमांड पैरेलल लिख करके रन नहीं कर सकते, क्योंकि एक ही प्रॉम्प्ट सामने आ रही होती है और उसी प्रॉम्प्ट पर आप एक ही कमांड लिख सकते हैं। जबकि GUI इंटरफेस में होता क्या है कि आपके सामने हर चीज़ विजुअली डिस्प्ले हो रही होती है, पिक्चर्स की सूरत में, आइकन्स की सूरत में। आप एक आइकन पे क्लिक करेंगे, एक कमांड रन हो जाएगी, उसी को मिनिमाइज करके दूसरे आइकन पे चले जाएं, दूसरी एप्लीकेशन को रन कर लें, तो आप मल्टीटास्किंग कर सकते हैं कि एक वक्त में एक से ज़्यादा आप कमांड्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो ये GUI इंटरफेस का एक बड़ा एडवांटेज है CLI के ऊपर। उसके बाद अब फोर्थ क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछता है कि विच रिसोर्सेज आर मैनेज्ड बाय रिसोर्स मैनेजमेंट फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। अभी हमने पहले भी जिक्र किया था कि रिसोर्स मैनेजमेंट जो होती है वो कंप्यूटर के तमाम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज को मैनेज करती है। तो अब यही सवाल पूरा अलग से पूछा, तो इसमें हम थोड़ी सी डिटेल में आपको एक्सप्लेनेशन देते हैं। देखिए, जितनी भी कंप्यूटर की हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज होती हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की, उसकी मैनेजमेंट को दो कैटेगरीज में डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। एक कहलाती है फ्रंट एंड मैनेजमेंट और दूसरी कहलाती है बैक एंड मैनेजमेंट। फ्रंट एंड मैनेजमेंट जो होती है ऑपरेटिंग सिस्टम की, वो हार्डवेयर रिसोर्सेज को मैनेज करने के लिए होती है, और जो बैक एंड मैनेजमेंट होती है वो होती है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स की मैनेजमेंट के लिए। तो सबसे पहले फ्रंट एंड मैनेजमेंट में क्या क्या चीज़ें आती हैं।
जितने भी आपके हार्डवेयर के इनपुट डिवाइसेस हो गए, आउटपुट डिवाइसेस हो गए, मेमोरी हो गई, ये तमाम कनेक्टेड डिवाइसेस जो होते हैं, इनकी जो ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजमेंट करता है, इसको कहलाते हैं फ्रंट एंड मैनेजमेंट। क्योंकि कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है वो पहले हार्डवेयर के ऊपर डायरेक्टली तो रन नहीं कर सकता, तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है सबसे पहले हार्डवेयर की जो फीचर्स होते हैं उनको रन करने के लिए उनको इंटीग्रेट करता है अपने ऊपर। उसके बाद फिर जो अगला स्टेप होता है उसका जो रिसोर्स मैनेजमेंट का, वो कहलाता है सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट का, जिसको हम बैक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस भी कह सकते हैं। तो इसके अंदर होता ये है कि आप जितने भी एप्लीकेशन सिस्टम्स आपके रन कर रहे होते हैं उनको जो है मेमोरी की ऑलोकेशन करना या डी ऑलोकेशन करना, किसी एक जॉब को प्रायोरिटी देना, किसी दूसरी जॉब को बाद में जो है लेस प्रायोरिटी के साथ सॉल्व करना। अब ये सारे जो हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के जो फीचर्स होते हैं, इसे बैक एंड फीचर्स कहते हैं। ठीक है भाई, तो आपकी हार्डवेयर रिसोर्सेज को मैनेजमेंट करने के ये दो कैटेगरीज हैं। ओके, तो उसके बाद अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमसे कहता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंगल यूजर एंड मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। If you are a manager of a large organization, which type of operating system will you prefer? Justify your answer with any two reasons. काफ़ी लंबा सवाल है, तो पहला हिस्सा इसका सॉल्व करते हैं कि क्या डिफरेंस होता है सिंगल यूज़र और मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। सिंगल यूज़र जैसे आपको पता है कि वो एक ही बंदा इस्तेमाल कर सकता है एक वक्त में, जो है हार्डवेयर सिर्फ एक ही यूज़र के कंट्रोल में होता है, तो वो सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम्स कहलाते हैं। आपके मुख्तलिफ गैजेट्स, लैपटॉप्स, ये सारी चीज़ें जो हैं या मोबाइल फ़ोन्स जो हैं, ये सब इसकी कॉमन एग्जाम्पल हैं। तो इनके अंदर जो सॉफ्टवेयर होता है वो सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम एक वक्त में एक से ज़्यादा क्लाइंट्स को या टर्मिनल्स को कनेक्ट करता है। दोनों में फ़र्क क्या है देखें, जब सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम होता है तो कंप्यूटर की जितनी भी हार्डवेयर रिसोर्सेज हैं वो सारी की सारी एक ही बंदे के एक्सेस में होती हैं। सारे फंक्शंस वो एक ही यूज़र के प्रोसेस कर रही होती हैं। अब वो मल्टीटास्किंग करे यूज़र या जो है सिंगल टास्क परफॉर्म करे, पूरा हार्डवेयर एक ही बंदे को अवेलेबल होता है। तो ये सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम के जो है ना फीचर्स हैं। जबकि मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम में होता ये कि एक वक्त में जो हार्डवेयर रिसोर्सेज होती हैं वो मुख्तलिफ कनेक्टेड क्लाइंट्स के या कनेक्टेड यूज़र्स के साथ डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं और एक ही वक्त में शेयर हो रही होती हैं। तो तमाम हार्डवेयर एक ही यूज़र का नहीं बल्कि सारे यूज़र्स के लिए जो है वो अवेलेबल होता है। तो जो मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, क्योंकि उसको जो है मल्टीटास्किंग और पैरेलल प्रोसेसिंग करनी होती है बहुत सारे क्लाइंट्स के दरमियान। ठीक है भाई, तो वो जो है ज़्यादा कम्प्लेक्स एक सॉफ्टवेयर होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का। अब हमसे ये पूछ रहे हैं कि भाई सेकंड पार्ट ये कि अगर आप मैनेजर हैं किसी भी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के, तो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम आप प्रेफर करेंगे, और साथ में दो वजूहात बताएं कि आखिर ऐसा क्यों करेंगे आप। जो एक बड़ा इदारा होता है, कोई भी बड़ी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो गई या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन किसी भी टाइप की हो गई, तो वो उसके पास जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होगी उतना ज़्यादा डाटा जनरेट होगा मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के दरमियान। तो ज़्यादा जब डाटा जनरेट होगा और ज़्यादा यूज़र्स होंगे, तो हर यूज़र, अगर मैं सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करता हूँ तो हर यूज़र के पास अलग अलग गैजेट होगा, हर कोई अलग अलग अपने जो है लैपटॉप्स पे या डेस्कटॉप टर्मिनल्स पे बैठ के काम कर रहा होगा, सबके जो है सॉफ्टवेयर्स अलग अलग होंगे। अब सबसे जो डाटा जनरेट हो रहा होगा ना, उसकी डाटा की इंटीग्रेशन करना बहुत मुश्किल है। यानी कि एक डाटा किसी दूसरे बंदे के पास मौजूद है लैपटॉप पे, एक डाटा किसी दूसरे बंदे के पास मौजूद है, तो उन सारे डाटा को मैं एक जगह नेटवर्क करूं, कनेक्ट करूं और फिर उन रिसोर्सेज को एक जगह पे रखूं, तो उससे जो है मेरे लिए एक तो कॉस्टली बहुत पड़ेगा, सारे यूजर्स को अलग अलग हार्डवेयर अरेंज करके देना पड़ेगा। ठीक है भाई, फिर सबकी इंटीग्रेशन के लिए नेटवर्किंग करनी पड़ेगी, तो ये काफ़ी कॉस्टली पड़ सकता है। और उसमें सिक्योरिटी का भी एक लैक होगा कि हमारे पास जितने ज़्यादा अलग अलग जो है हार्डवेयर फीचर्स होंगे और अलग अलग टर्मिनल्स पे यूज़र्स यूज़ कर रहे होंगे, तो उतने ज़्यादा हमारे पास सिक्योरिटी ब्रीच के चांसेस हैं, यानी कि आपका ऑर्गेनाइजेशनल डाटा किसी भी दूसरे बंदे के एक्सेस में आ सकता है, क्योंकि हार्डवेयर आपका एक जगह तो स्टोर नहीं है, तो हार्डवेयर आपका पोर्टेबल है, हर कोई इधर से उधर लेकर के जा रहा है। तो ये एक उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसलिए मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम किसी भी लार्ज इदारे के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है कि वो करेंगे कि वो एक हार्डवेयर रिसोर्सेज अरेंज करें, एक मेन फ्रेम या मिनी कंप्यूटर रखें और उसके साथ जो है उस पर मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करके वो मुख्तलिफ क्लाइंट्स को उससे कनेक्ट कर दें। अब उससे एडवांटेज क्या होगा, पहली बात तो ये कि हार्डवेयर एक एक जगह पर है। ठीक है भाई, बाकी सारे कनेक्टेड क्लाइंट्स हैं,
तो जो भी रियल टाइम वो प्रोसेसिंग कर रहे होंगे वो सारी की सारी एक ही जगह अपडेट हो रही होगी और एक ही जगह स्टोर हो रही होगी। ठीक है भाई। तो इस तरह से सिक्योरिटी करना भी आसान होगा डाटा की, और साथ साथ जो है आपकी जो है एफिशिएंसी जो है वो वर्क की वो बढ़ जाएगी। ठीक है भाई। तो ये इसका एडवांटेज होगा। तो इस तरह से बेस्ट है कि आप मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में इंस्टॉल करें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द पर्पस ऑफ ऑफिस ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर? एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल्स हाउ ऑफिस ऑटोमेशन हेल्प एम्प्लॉयज टू बी प्रोडक्टिव एंड एफिशिएंट। तो सबसे पहले तो ऑफिस ऑटोमेशन का क्या मतलब होता है? देखें, जैसे हमारे पास गाड़ियां जो होती हैं ना, एक मैनुअल गाड़ियां होती हैं जिसमें गियर सिस्टम मैनुअल होता है, और एक होती हैं ऑटोमेटिक गाड़ियां। तो जो मैनुअल गियर वाली होती है उसमें स्पीड जो है वो ह्यूमन खुद कंट्रोल कर रहा होता है, ड्राइवर। तो उसको बार जब वो गियर शिफ्ट करेगा तभी गाड़ी की स्पीड एक्सेलरेट करेगी ज़्यादा। ठीक है, वरना स्लो गियर में जो है वो स्लो चलेगी। जबकि ऑटोमेटिक कार जो होती है वहाँ ये गियर शिफ्टिंग का काम जो होता है वो ऑटोमेटिकली हो रहा होता है। आपने सिर्फ एक्सीलेटर पे पैर रखना है और गाड़ी ने खुद ही चलना है। अगर ज़्यादा देर तक प्रेस करके रखेंगे तो ऑटोमेटिकली वो जो है थोड़ी देर बाद एक पर्टिकुलर टाइम के बाद वो नेक्स्ट गियर पे शिफ्ट हो जाएगी। और अगर आप जैसे ही आप एक्सीलेटर छोड़ेंगे, ब्रेक दबाएंगे, तो वो गाड़ी जो है स्लो हो जाएगी और प्रीवियस जो है वो गियर पे चली जाएगी। तो इसमें आपने सीखा क्या? इससे होता ये कि एक ऑटोमेशन जो है वो इंसानी अमल दखल को कम से कम करती है। तो जब जिस तरह गाड़ी की ऑटोमेटिक गियर सिस्टम में इंसानी अमल दखल कम करने के लिए एक सेटअप लगाया जाता है, तो इसी तरह ऑफिस के अंदर विदाउट ह्यूमन बहुत सारे टास्क परफॉर्म करना, कामों को आसानी से कम बंदों की मदद से परफॉर्म करना ऑफिस ऑटोमेशन कहलाता है। तो कम बंदे, ज़्यादा काम और एफिशिएंट तरीके से काम की जो मैनेजमेंट होती है ये ऑफिस ऑटोमेशन कहलाती है। अब इसकी एग्जाम्पल्स क्या है हमारे आसपास? तो इसकी एग्जाम्पल्स में हमारे पास मुख्तलिफ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स आ जाते हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर्स आ जाते हैं। तो ये सारे सॉफ्टवेयर्स वगैरह जो हैं हमारे एक मिसाल हैं ऑफिस ऑटोमेशन की। अब सवाल का जो अगला हिस्सा है वो हमसे कहता है कि आपने एग्जाम्पल्स के साथ एक्सप्लेन करना है कि ये एम्प्लॉयज़ की यानी काम करने वाले लोगों की किस तरह से प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करता है। तो सबसे पहले मैं आपको अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स के बारे में बताता हूँ। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स जिनकी मिसाल जैसे क्विक बुक्स हो गया या पीच ट्री सॉफ्टवेयर हो गया या और बहुत से अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर हैं। तो वो सारे सॉफ्टवेयर्स करते क्या हैं? एक बंदे को पूरे कारोबार का हिसाब किताब करने, अरेंज करने और उससे जो है जितनी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हुई हैं उनका प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करने में बड़ी मदद देते हैं। तो पहले के दौर में जब मैनुअल काम हुआ करता था, तो सोचें ज़रा, जो मैनुअल उसमें हर चीज़ को रिकॉर्ड करना होता था, फिर उस रिकॉर्ड के बाद उसको एक रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर में मुंतकिल करना, कंपाइल करना, और फिर अगर कोई गलती हो जाए या किसी चीज़ को कभी चेक बैक करने की ज़रूरत पड़े तो दोबारा उस मैनुअल रिकॉर्ड में जाके देखना, तो ये काफ़ी लेबर इंटेंसिव काम था। अब अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर से ये सारी चीज़ें जो है रिड्यूस हो गई हैं। अब ज़्यादा लोगों की हिसाब किताब के लिए ज़रूरत नहीं पड़ती। एक अकाउंटेंट होता है, वो सारा का सारा जो डाटा उसकी दिन भर की जो भी ट्रांजैक्शंस हुई हुई होती हैं वो उन ट्रांजैक्शंस को कंप्यूटर पे अपलोड कर देता है, और उसके बाद कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली उन ट्रांजैक्शंस की मदद से बताता है कि भाई आपके बिजनेस में आज के एक्सपेंसेस कितने थे, कितना खर्चा हुआ है आपका, कितना आपके पास कैश कलेक्ट हुआ है, कितना कैश आपने पेमेंट में जो है ना दे दिया है। तो वो सारी चीज़ें सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके मुझे डायरेक्ट एक समरी जनरेट कर सकता है। तो इस तरह से अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जो हैं वो एक बड़ी अच्छी मिसाल है ऑफिस ऑटोमेशन की, कि हम कम लोगों से ज़्यादा काम और प्रोडक्टिव काम ले सकते हैं। तो अब एक अकाउंटेंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ ट्रांजैक्शंस जो है एनालाइज करके पोस्ट करके उससे मुख्तलिफ किस्म की रिपोर्टिंग्स कर सकता है। इसी तरह हमारे पास डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर्स। डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर्स क्या करते हैं? इनका काम होता है आपके किसी भी एक बड़े इदारे के डाटा को बहुत अच्छे तरीके से कंपाइल करके सेव करना, और फिर उससे अपनी ज़रूरत के मुताबिक कोई भी क्यूरी या किसी भी किस्म की जो है रिपोर्टिंग्स जनरेट करना। एक कॉमन सी मिसाल आपको देता हूँ, जैसे स्कूल सिस्टम्स होते हैं, तो उन स्कूल्स के अंदर जो है एक सॉफ्टवेयर होता है डेटाबेस मैनेजमेंट का, जिसमें सारे बच्चों का जो है जितना भी फीस का डाटा होता है या और बच्चों की जो भी प्रोग्रेस होती है, रिपोर्टिंग होती है, वो सब की सब जो है एक जगह पर स्टोर होती है। तो जब आप एडमिशन लेने जाते हैं तो वो आपका नेम, फादर नेम और आपका सारा डाटा जो है रिकॉर्ड करते हैं। अब एक पेरेंट के अगर एक से ज़्यादा बच्चे हैं और उनको जाकर के अपने वाउचर्स वगैरह जनरेट करने, तो वो जो सॉफ्टवेयर पे बैठा हुआ होता है वो बंदा डायरेक्ट जो है उस फादर नेम लिख करके इंटर करता है, तो जितने भी उस बंदे के जो बच्चे होते हैं उन सब का जो है ना डाटा और उन सब के फीस वाउचर्स एक साथ जनरेट हो जाते हैं।
तो इससे क्या होता है कि वो अलग अलग उसको ढूंढना नहीं पड़ता हर किसी के बारे में, और काम जल्दी हो जाता है। इसी तरीके से हमारे पास एक और मिसाल जो है वो है नादरा की। देखिए नादरा जहाँ आपके एनआईसी वगैरह बनते हैं, तो वहाँ पूरे मुल्क के लोगों का डाटा मौजूद है। ठीक है, सबके फिंगरप्रिंट्स मौजूद हैं, सबका ख़ानदानी शनाख्त और सब कुछ वहाँ पे मौजूद है। तो अब वो वहाँ से अगर किसी भी सिक्योरिटी एजेंसी को अगर किसी खास इंसान को ढूंढना होता है, तो वो उसका फिंगरप्रिंट या उसका नाम, फादर नेम या उसका लोकेशन, कोई भी एक फील्ड अगर उनको अवेलेबल है, तो वो उससे जो है उस डेटाबेस से सर्च कर सकते हैं। तो इससे भी बहुत से जो है ना काम ऑटोमेटिक हो जाते हैं कि वो सॉफ्टवेयर खुद ब खुद एक दफ़ा डाटा डाल दो उसमें कि इस बंदे को ढूंढो, तो वो पूरी डेटाबेस से कि भाई सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान, केपी के कहाँ का बंदा है ये, वो अंदर ऑटोमेटिकली उसको सर्च करके ढूंढ के उसका डाटा डिस्प्ले कर देगा। अगर ये काम मैनुअली पुराने दौर के ज़रिए किया जाता, जब हर चीज़ रजिस्टर्स में लिख करके स्टोर रूम में रखी जाती थी, तो सोचे ज़रा एक बंदे को ढूंढने में कितना टाइम लग जाता, पता नहीं कौन से रजिस्टर में नाम लिखा होगा, कहाँ पर होगा। तो ये भी डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर की एक मिसाल है। इसी तरह ऑफिस ऑटोमेशन की तीसरी जो मिसाल है वो हमारे पास मुख्तलिफ डेस्कटॉप पब्लिशिंग या वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर्स होते हैं। ये सॉफ्टवेयर्स क्या करते हैं, ये हमारे पास किसी भी किस्म की डॉक्यूमेंटेशन को एक फॉर्मेट देने में मदद देते हैं। जैसे मुख्तलिफ इदारों के जो है वो एक लेटर हेड बने हुए होते हैं, और उस लेटर हेड के ऊपर वो कोई भी ऑफिशियल कम्युनिकेशन करनी होती है, तो वो उस लेटर हेड के ऊपर जो है वो अपना मैसेज टाइप करके एक जगह से दूसरी जगह सेंड कर देते हैं। तो वो सब डिज़ाइन करना, विजिटिंग कार्ड डिज़ाइन करना, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे पास वर्ड प्रोसेसिंग और डेस्कटॉप पब्लिशिंग के अंदर की जाती हैं। तो ये भी ऑफिस ऑटोमेशन का एक जो है ना प्रोसीजर है, एक तरीका है कि जिसकी मदद से आप जो हैं मुख्तलिफ अपने कामों को ह्यूमन लेबर से रिड्यूस करके कंप्यूटराइज तरीके से, ऑटोमेटिक तरीके से जो है अंजाम दे सकते हैं। अब इतनी ज़्यादा इंसानों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको एक फॉर्मेट बना हुआ है, बस उसमें डाटा डालिए और वो मैसेज जो है आपका फॉरवर्ड हो जाएगा। ठीक है भाई, तो ये हमारे पास ऑफिस ऑटोमेशन की तीसरी मिसाल थी। अच्छा, इसी तरह आपको एक और मिसाल देता हूँ कि जो हमारे पास रोज़ाना अखबार वगैरह आते हैं, तो जितने भी जो अखबार होते हैं उसमें एक फ़ॉन्ट साइज़ उसका हेडिंग का और एक पैटर्न के भाई कहाँ कौन सी न्यूज़ बड़े फ़ॉन्ट में लिखनी है, स्मॉल फ़ॉन्ट में लिखनी है, कौन से पेज पे कौन सी टाइप की न्यूज़ आएंगी, एक फॉर्मेट बना हुआ होता है। अब रोज़ाना के रोज़ाना उनको नया फॉर्मेट बनाने की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि होता ये है कि एक फॉर्मेट के अंदर बस जो डेली की डेली न्यूज़ चेंज हो रही होती हैं, पिक्चर्स को चेंज करके या वो जो टाइप होता है उसको टाइपिंग को चेंज करके वो बहुत जल्दी जो है वो अगले दिन का अखबार तैयार करके प्रिंट कर देते हैं। तो अगर ये डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर्स ना होते तो फिर क्या होता, फिर वो पूरे दिन बैठ करके दोबारा से नए तरीके से डिज़ाइन करो उसको, तो उसमें काफ़ी टाइम लगता। तो ये इस तरह से ऑफिस ऑटोमेशन में ये सॉफ्टवेयर्स मदद देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बड़ा दिलचस्प है, ये कहता है कि लिस्ट द प्रोग्राम्स अवेलेबल इन एमएस ऑफिस एंड राइट व्हाई ईच प्रोग्राम इज यूज्ड। कि भाई वो सारे प्रोग्राम्स जो कि एमएस ऑफिस के बंडल में मौजूद होते हैं उन सब के बारे में बताइए, और साथ में ये भी बताइए कि कौन सा प्रोग्राम क्यों यूज होता है। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, और इसको हम पैकेज सॉफ्टवेयर भी कहते हैं या बंडल सॉफ्टवेयर भी कह सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि इसके अंदर एक एप्लीकेशन नहीं है, बल्कि इसके अंदर तकरीबन 7-8 एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स मौजूद होते हैं। इसीलिए इसको ऑफिस सूट भी कहा जाता है। तो जो हमारे पास अभी रिसेंट जो ऑफिस के जो वर्जन हैं 2016 के, 18 के, 19 के, तो उन के अंदर जो है तकरीबन 8 एप्लीकेशन हैं, जो कि 8 अलग अलग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं। सबसे पहला जो है हमारे पास वो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। वर्ड जो है उसको एक डॉक्यूमेंट एडिटर भी कहते हैं। ठीक है भाई, तो ये सारी की सारी एप्लीकेशंस या जो भी चीज़ें टाइप होती हैं टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनाने के लिए इस एप्लीकेशन को यूज़ किया जाता है। तो आपने अक्सर स्कूल में प्रोजेक्ट्स वगैरह किए होंगे जिसमें आपको लेटर्स वगैरह टाइप करने को या एप्लीकेशन टाइप करने को या कोई भी एक जो है अपनी रिसर्च या अपनी असाइनमेंट टाइप करने को जो है अगर मिला होगा असाइनमेंट, तो वो आपने कहाँ पे टाइप किया होगा, वो आप एमएस वर्ड पे टाइप करेंगे। तो एमएस वर्ड जो है वो एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए यूज़ किया जाता है। जो आपकी बुक्स वगैरह टाइप होती हैं वो सारी बुक्स वगैरह भी टाइप, एडिट और फॉर्मेट इसी सॉफ्टवेयर पे होती हैं। एग्जाम पेपर्स भी आपके इसी पर जो है सारे टाइप होते हैं। उसके बाद अगला जो हमारे पास सॉफ्टवेयर है वो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है। स्प्रेडशीट का मतलब होता है ये एक ऐसा प्रोग्राम होता है जिसके ऊपर आप मुख्तलिफ किस्म की डाटा की कैलकुलेशंस कर सकते हैं, अपनी रिपोर्ट कार्ड बना सकते हैं, ग्राफ्स बना सकते हैं, चार्ट्स बना सकते हैं और मुख्तलिफ
टेबल्स की मदद से आप डाटा इसमें एडिट कर सकते हैं। साथ में इसमें एम एस एक्सेल के अंदर बहुत सारे किस्म के जो है ना मैथमेटिकल स्टैटिस्टिकल फॉर्मूलेज भी होते हैं, जिसकी मदद से जब आप इसमें कोई भी अपनी डाटा की कैलकुलेशन या मैथमेटिकल फंक्शंस लगाना चाहेंगे तो बहुत ही आसानी के साथ आप उस पर जो है वो फंक्शंस अप्लाई कर सकते हैं। एक दफ़ा फार्मूला इंसर्ट कर दिया आपने, उसके बाद फिर आप जितना चाहे डाटा की जो है उससे कैलकुलेशन करवा लें। तो एक दफ़ा की मेहनत और उसके बाद बार बार फ़ायदे। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट सॉफ्टवेयर है उसे कहते हैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। जब शुरू में एम एस ऑफिस लॉन्च हुआ था तो उस वक्त इसमें सिर्फ ये 3 ही बेसिक सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल हुआ करते थे। ठीक है भाई, तो ये वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट, ये 3 जो हैं ये इसके सबसे पहली एप्लीकेशंस थी जो कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में ने लॉन्च की थी। फिर आगे वक्त के साथ साथ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर और भी बहुत सी एप्लीकेशंस ऐड होती गई। तो अभी जो रिसेंट है उसमें तकरीबन 8 एप्लीकेशन है। तो पावर पॉइंट एक ऐसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसके ज़रिए आप मुख्तलिफ प्रेजेंटेशंस तैयार कर सकते हैं। कहीं आपने अगर क्लास प्रोजेक्ट है, क्लास असाइनमेंट है, या कहीं आपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किसी भी किस्म के अपनी डाटा की प्रेजेंटेशन देनी है स्लाइड्स की मदद से, तो वो आप माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट पे आप डिज़ाइन कर सकते हैं। इसमें बहुत से फीचर्स होते हैं, उसमें आप साउंड्स और ग्राफिक्स भी ऐड कर सकते हैं, पिक्चर्स भी ऐड कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा एक प्रेजेंटेशन क्रिएट करने का सॉफ्टवेयर है। फिर उसके बाद हमारे पास जो अगला चौथा सॉफ्टवेयर है इस पैकेज के अंदर वो है माइक्रोसॉफ्ट वन नोट। माइक्रोसॉफ्ट वन नोट बिल्कुल ऐसे ही जैसे आपके पास एक रफ कॉपी होती है। तो रफ कॉपी में आप क्या करते हैं, जब कोई टीचर लेक्चर दे रहा होता है तो आप उसको बातों को जो इंपॉर्टेंट होती हैं उसके पॉइंट्स बना करके अपने पास नोट कर लेते हैं। और रफ कॉपी होती है तो आप जैसे चाहें उसको बिना किसी फॉर्मेट के आप जो है अपनी खूबसूरत सी राइटिंग के अंदर ड्रॉ करते रहते हैं, या कोई स्केच वगैरह डायग्राम वगैरह बना के वहीं के वहीं हाथ के हाथ आप उसमें अपनी एक स्केच बुक तैयार कर लेते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट वन नोट भी यही काम करता है कि यह आपको नोट्स क्रिएट करने के लिए एक बड़ा अच्छा सा जो है एक पेज दे देता है कि कहता है भाई चलो बनाते जाओ, सेव करते जाओ। साथ साथ इन नोट्स को सिंक्रोनाइज भी किया जा सकता है। ठीक है, जैसे कि आपने उस नोट को अपडेट किया मुख्तलिफ डिवाइसेस पे, अगर आपकी एक साथ जो है ये इंस्टॉल हुआ है तो आप मुख्तलिफ फ्रेंड्स को ये अपने नोट्स शेयर भी कर सकते हैं और जो है आप उसको अपडेट भी कर सकते हैं। ठीक है भाई, इसी तरीके से हमारे पास नेक्स्ट जो सॉफ्टवेयर है उसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक। माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमारे पास हम गूगल का सबने ज़्यादा नाम सुना हुआ होगा, तो आप जीमेल पे अपनी आईडी बनाते हैं, ईमेल आईडी, और उस ईमेल आईडी पे आप सारे ईमेल्स के ज़रिए जो है दूसरों से कांटेक्ट कायम रखते हैं। तो बिल्कुल इसी तरीके से जैसे गूगल वालों ने अपनी ईमेल सर्विसेज प्रोवाइड की हुई है, इसी तरह से माइक्रोसॉफ्ट वालों ने अपना जो एक ईमेल सर्विसेज दी है उसको माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक कहते हैं। इसमें आप अपनी आउटलुक की आईडी बना करके इससे अपनी इन्फॉर्मेशन को और अपनी मेल्स को मैनेज कर सकते हैं। साथ साथ मेल्स मैनेज करने के साथ साथ ये आपकी पर्सनल मैनेजमेंट का भी काम करता है, जैसे कि आपका कैलेंडर मैनेज करना, आपकी कोई फ्यूचर की मीटिंग्स की डेट सेट करना, जैसे आप मोबाइल में अलार्म वगैरह लगाते हैं ना, तो इस किस्म की चीज़ें कि आपके रिमाइंडर सेट करना, टास्क मैनेज करना, ये सब आपके लिए ये कर सकता है। ठीक है, कॉन्टैक्ट्स भी आपके मैनेज कर देगा, नोट्स भी मैनेज कर देगा। तो ये सारी इसके फीचर्स होते हैं माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक के। उसके बाद अगला हमारे पास जो सॉफ्टवेयर है उसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस जो है वो एक डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, और अभी जैसे मैंने बताया कि डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कि मुख्तलिफ जो है आपके डाटा के फॉर्म्स और टेबल्स वगैरह बना करके आपके डाटा को एफिशिएंटली मैनेज काम करता है। ठीक है भाई, तो उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो सॉफ्टवेयर है उसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर। माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर एक डेस्कटॉप पब्लिशिंग प्रोग्राम है, और पब्लिशिंग का मतलब ये होता है मुख्तलिफ किस्म के आपके डिज़ाइन करना डॉक्यूमेंट्स को, जैसे कि टेम्पलेट्स हो गए, ब्रोशर्स हो गए, आपके बिजनेस कार्ड्स हो गए, न्यूज़ लेटर्स हो गए। तो इन सारी चीज़ों का डिज़ाइनिंग के लिए जो है ये पब्लिशर यूज़ होता है। यानी एम एस वर्ड से ज़्यादा जो पब्लिशिंग के फीचर्स होते हैं डॉक्यूमेंट्स डिज़ाइन करने के, वो पब्लिशर के ऊपर होते हैं। हालांकि आप ये काम वर्ड पे भी कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर ज़्यादा अच्छे फीचर्स होते हैं। पहले से इसके अंदर टेम्पलेट्स बने हुए होते हैं, यानी बिजनेस कार्ड्स वगैरह के इसके अंदर आपको पहले से सैम्पल्स और सेम साइज के पेज का ऑप्शन पहले से मौजूद होगा, वरना वर्ड पे जाके वो सारी सेटिंग्स आपको खुद से करनी पड़ेंगी। तो इसमें ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है। तो ये एक अच्छा ऑल्टरनेटिव है मुख्तलिफ किस्म की चीज़ों को क्विकली डिज़ाइन करने के लिए। उसके बाद लास्ट जो हमारे पास इस पैकेज में जो सॉफ्टवेयर आता है वो है माइक्रोसॉफ्ट शेयर पॉइंट। माइक्रोसॉफ्ट शेयर पॉइंट जो है वो एक डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट
और स्टोरेज मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, जो कि आपकी जितनी भी जो आपके ऑफिस का डाटा होता है उस डाटा को आपके सेलेक्टेड लोगों के दरमियान शेयर करने के लिए और सिक्योरली स्टोर करने के लिए यूज़ होता है। तो बहुत सी जो बड़ी कंपनीज हैं वो इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करती हैं ताकि उनका जो डाटा है वो सेफ रहे, प्रोटेक्ट रहे। कोई भी इदारा नहीं चाहेगा कि उसका जो फाइनेंशियल डाटा है वो किसी दूसरे उसके कॉम्पिटिटर के हाथ में लगे। ठीक है भाई, तो आप जो है इसको अगर सिक्योर लोकेशन में सेव करना चाहते हैं और एक नेटवर्क क्रिएट करना चाहते हैं भाई कि भाई सिर्फ वो लोग जिनके पास ये पासवर्ड मौजूद है वो इस डॉक्यूमेंट को यूज़ करें, बाकी लोगों के लिए डॉक्यूमेंट अवेलेबल ना हो। तो ये सारी शेयरिंग के फीचर जो हैं वो शेयर पॉइंट के अंदर मौजूद हैं। तो इस तरह जैसे आपके पास गूगल ड्राइव भी होती है ना, तो गूगल ड्राइव के अंदर भी ऑप्शंस होते हैं कि अगर आप कोई चीज़ अपलोड करते हैं ड्राइव पे तो आप उसे किसके साथ शेयर करना चाहते हैं। आप उसका लिंक क्रिएट कर सकते हैं कि भाई दूसरे लोग जो हैं उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो वो आपकी ड्राइव पे उस फाइल को एक्सेस कर सकते हैं। तो बिल्कुल इसी तरीके के फीचर्स और सिक्योरिटी के साथ ये सारे फीचर्स शेयर पॉइंट पर भी मौजूद होते हैं। अच्छा, यहाँ पे आपको एम एस ऑफिस से रिलेटेड एक और जो है इंफॉर्मेशन देता हूँ। जैसे हम एम एस ऑफिस यूज़ करते हैं इसी तरीके से माइक्रोसॉफ्ट वालों की एक और सर्विसेज है, उसको कहते हैं ऑफिस 365। ऑफिस 365 एम एस ऑफिस से थोड़ा सा डिफरेंट है, और ये जो है ऑफिस 365 असल में क्लाउड बेस जो है एक प्लेटफॉर्म है जिसमें आप अपने जितनी भी जो डॉक्यूमेंटेशन है और जितने भी जो हमने पिछले भी सॉफ्टवेयर्स वगैरह पढ़े, ये सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स पर जो भी आप काम करते हैं वो आपके कंप्यूटर की हद तक सेव नहीं रहता, बल्कि वो क्लाउड पे सेव हो जाता है और उसे आप दुनिया में किसी भी दूसरे कंप्यूटर से उस डॉक्यूमेंट को एक्सेस कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। तो ये फैसिलिटी उसके अंदर मौजूद है, तो उसे हम कहते हैं ऑफिस 365। उसके बाद अगला जो सवाल है हमारा, वो हमसे पूछता है कि व्हाट इज़ द मेजर डिफरेंस बिटवीन सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम एंड हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। हमने आपको पहले ही बताया था कि रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स जो होते हैं वो एक ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं जिनके अंदर फेलियर का कंसेप्ट नहीं होता, यानी कि प्रोसेसर को एक लिमिटेड टाइम दिया जाता है किसी भी टास्क को कंप्लीट करने के लिए, और वो सारे के सारे रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स कहलाते हैं। फिर उनकी दो हिस्सों में कैटेगरीज थी, एक हार्ड रियल टाइम थे और एक सॉफ्ट रियल टाइम। अब इन दोनों के दरमियान फ़र्क क्या है? छोटा सा फ़र्क होता है, वो ये होता है कि हार्ड रियल टाइम के अंदर जो प्रोसेसर को एक रिस्पॉन्स टाइम होता है वो लिमिटेड होता है, कि अगर जो भी टास्क है वो उसके लिए जो टाइम लिमिट है कि अगर 10 सेकंड्स के अंदर आपने उसको सॉल्व करना है तो एग्जैक्टली 10 सेकंड्स के अंदर प्रोसेसर उस प्रोसेसिंग को कंप्लीट करेगा। 10 सेकंड से 9 सेकंड नहीं कर सकता और 11 सेकंड भी नहीं कर सकता। जबकि दूसरी तरफ सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर टास्क के साथ लिमिट जो होती है वो इतनी ज़्यादा हार्डली बाउंड नहीं की जाती, बल्कि उसके अंदर जो कंसेप्ट होता है वो होता है प्रियोरिटी बेस्ड, कि मुख्तलिफ टास्क हैं तो उसमें से किस टास्क को फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है कंप्लीशन के लिए, किस टास्क को सेकंड प्रायोरिटी देनी है। दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम्स के अंदर डाटा की फाइल साइज में भी फ़र्क होता है। हार्ड रियल टाइम के अंदर स्मॉल से मीडियम साइज की डाटा फाइल होती है प्रोसेसिंग की, जबकि सॉफ्ट रियल टाइम में डाटा फाइल का साइज लार्ज हो सकता है। हार्ड रियल टाइम में परफॉर्मेंस जो होती है, जैसे मैंने कहा फिक्स लिमिटेड टाइम है तो आप उसकी परफॉर्मेंस को प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ये इतने सेकंड्स में इतनी कैलकुलेशंस परफॉर्म करने की सलाहियत रखता है। जबकि सॉफ्ट रियल टाइम जो होता है उसको आप बर्डनाइज कर सकते हैं, और जब उस पर बहुत सारे टास्क का लोड डालते हैं तो वो उनमें से जो मोस्ट अर्जेंट टास्क होते हैं ना उनकी प्रायोरिटी क्रिएट करता है। जो टास्क आप उसको प्रायोरिटी लेवल पे रखेंगे उनको फर्स्टली एग्जीक्यूट करेगा, और जो टास्क आपके प्रायोरिटी में लो प्रायोरिटी लेवल पर होंगे उनकी प्रोसेसिंग वो बाद में करेगा। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि जो हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है वो जो है काहिली से और सुस्ती से बिल्कुल पाक होता है, और बड़ा क्रिटिकल सिस्टम होता है। उसमें फेलियर का कोई कंसेप्ट नहीं होता, जो कह दिया करना है तो करना है, और जितने टाइम में कहा है उतने टाइम में करना है। इसी तरह सॉफ्ट रियल टाइम जो होता है उसके अंदर थोड़ा सा एक फ्लेक्सिबिलिटी का शेड्यूल होता है कि वो थोड़ी सी सुस्ती दिखा सकता है एक सर्टेन लिमिट तक। फेलियर तो नहीं होता सिस्टम का, लेकिन ये कि वो काम डिले के साथ होता है पर हो जाता है। उसके बाद अब हमारा लास्ट क्वेश्चन जो है वो है व्हाई इट इज़ इम्पोर्टेंट टू इंस्टॉल एन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि वायरस क्या होता है। वायरस सॉफ्टवेयर, यहाँ कंप्यूटर वायरस का हरगिज़ वो मतलब नहीं है जो इंसानों को जो वायरसेस हो जाते हैं, फ्लू वायरस हो गया, नज़ला ज़ुकाम खांसी लगी हुई है, तो वो सारे वायरसेस से ये वायरस डिफरेंट होता है। कंप्यूटर को ज़ुकाम नहीं होता, ना वो छींके मारता है। तो कंप्यूटर का जो वायरस है इसका मतलब सिंपली एक प्रोग्राम है जो कि नॉर्मल किसी भी प्रोग्राम की तरह रन करता है। बस उस प्रोग्राम की जो
एग्जीक्यूशन, कुछ उसकी जो फैसिलिटीज़ होती हैं यानी उसके जो फीचर्स होते हैं कि उसने करना क्या है, वो कुछ ऐसे होते हैं जो कि कंप्यूटर के लिए सेहतमंद नहीं होते। वो कंप्यूटर को, जिस कंप्यूटर को टारगेट करता है, जहाँ पे रन करता है वायरस प्रोग्राम, तो वो उस कंप्यूटर की फंक्शनैलिटी को मुतासिर कर सकता है। वायरसेस की हिस्ट्री ये कि सबसे पहले जो वायरस था वो इत्तेफाक के बाद पाकिस्तानी जो ब्रदर्स वगैरह थे उन्होंने बनाया था। तो वो हरगिज़ किसी बैड इंटेंशन से नहीं बनाया था वो वायरस उन्होंने बनाया था, वो एक प्रोग्राम उन्होंने लिखा था, कोड, कि उससे वो अपनी रिसर्च को जो है वो प्रोटेक्ट कर सकते थे। यानी अगर कोई उनकी जो रिसर्च थी, जिस जो थीसिस वगैरह वो लिख रहे थे, अगर कोई उस रिसर्च को चुराने की कोशिश करेगा या उसको फाइल को बगैर इजाज़त डाउनलोड करने की कोशिश करेगा, तो वो वायरस उसको प्रोटेक्ट करता था और जो उसको अनऑथोराइज्ड एक्सेस करता था उसके कंप्यूटर को वो जो है मेल फंक्शन कर देता, यानी कि करप्ट कर देता था। तो आज के दौर में हमारे पास इंटेंशनली तौर पे ऐसे प्रोग्राम्स क्रिएट किए जाते हैं जो कि किसी यूज़र को या किसी कंप्यूटर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। आपका डाटा हैक कर सकते हैं, ठीक है भाई, और आपकी फाइल्स को जो है बिना आपकी इजाज़त के जो है वो कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो ये इस किस्म के जो अनवांटेड सॉफ्टवेयर्स वगैरह हैं, ये सारे के सारे वायरसेस हैं और इनकी मुख्तलिफ जो है टाइप्स होती हैं, इनके नाम्स होते हैं। इनको ट्रोजन्स, वॉर्म्स, स्पाईवेयर, स्पैम का नाम दिया जाता है। तो जिस तरह से वायरस एक प्रोग्राम है, एक कोड है, और जिसका काम जो है वो मुख्तलिफ किस्म की आपके कंप्यूटर की फंक्शनिंग में रुकावट पैदा करना है, इसी तरीके से ऐसे कोड को रोकने के लिए भी हम एक कोड या एक प्रोग्राम बनाते हैं जिसको हम एंटीवायरस कहते हैं। तो एंटीवायरस प्रोग्राम एक ऐसा प्रोग्राम होता है जिसका काम ही ये होता है कि वो मुख्तलिफ ऐसे सॉफ्टवेयर्स को, ऐसे प्रोग्राम्स को आइडेंटिफाई करता है जिनके अंदर आपकी सिस्टम को नुकसान पहुंचाने की कैपेबिलिटीज़ होती हैं। इस नुकसान का मतलब जैसे अभी बताया कि डाटा कॉपी कर लेना या डाटा को करप्ट कर देना, ठीक है ना, या आपकी ऐसी इन्फॉर्मेशन जो उनके पास नहीं जानी चाहिए, आपकी डाटा या फाइल्स वगैरह, वो बिना आपके ऑथराइजेशन के एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना। तो ये सारे काम जो है वायरस करता है। तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इन सारी चीज़ों से उसको रोकता है, वायरस प्रोग्राम्स को। तो इसीलिए एंटीवायरस आपके पास इंस्टॉल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये आपके सिक्योरिटी गार्ड का काम करता है और किसी भी किस्म की जो ऑनलाइन या ऑफलाइन थ्रेट होती है आपकी, उसको ये रोकता है। हमेशा आप भले से सिस्टम अपना अपडेट ना करें, लेकिन बहुत से एंटीवायरसेस ऐसे होते हैं जो कि फ्री में आपको मिल जाते हैं, ठीक है ना। तो बहुत उसके अंदर भी बेसिक फीचर्स होते हैं जिससे आप कम से कम अपने कंप्यूटर को, अपने डाटा को सेव कर सकते हैं। तो जो आप वायरस, जो फ्री वर्जन आप डाउनलोड करें, तो उसको ये ज़रूरी अपडेट किया करें। विंडोज़ को अपडेट ना करें अगर आपकी विंडोज़ ओरिजिनल नहीं है, लेकिन वायरस के सॉफ्टवेयर को आप जो है डेली बेसिस पे अपडेट किया करें, क्योंकि आए दिन हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के नए नए वायरसेस आ रहे हैं। तो उन वायरसेस को रोकने के लिए एंटीवायरस की जो सलाहियत होती है उनको डिटेक्ट करने की, तो वो जो है अपडेट होती रहती है उनकी लाइब्रेरी। तो उसको अगर आप अपडेट रखेंगे ना, तो आपका सिस्टम काफ़ी लंबे अरसे तक वायरसेस से प्रोटेक्ट रहेगा। एक बहुत अच्छा सा हल्का पुल्का सा फ्री का एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, वो है एवीरा। तो एवीरा आप नेट से डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्जेस नहीं होते। उसका फ्री वर्जन आप डाउनलोड कर लें तो वो आपके सिस्टम के लिए मोर देन इनफ है। तो वो काफ़ी अच्छी प्रोटेक्शन देता है। इसके बाद अब हमारे पास ये इस चैप्टर का लास्ट जो हिस्सा है वो है मैच द कॉलम्स का। तो मैच द कॉलम्स भी बहुत कॉमन से, सिंपल से दिए हुए हैं। जैसे कि पहला ऑप्शन जो है वो है CLI का। तो CLI आपको पता है कि ये कमांड लाइन इंटरफेस को कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन F है, कि आप जो है इसमें इंटरफेस का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। इसी तरह विंडोज़, विंडोज़ जो है वो क्या चीज़ है भाई? विंडोज़ डी ऑप्शन पे जो लिखा है एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, बाकी सारे करेक्ट आंसर नहीं है उसके लिए। प्रोसेस का मतलब किसी भी जॉब को कहते हैं जो कि सिस्टम ने परफॉर्म करनी हो, ठीक है भाई। तो आप जो है, जो आपका ऑप्शन ई है, अ जॉब टू बी परफॉर्म बाय द सिस्टम, ये प्रोसेस के लिए। फिर फोर्थ पे लिखा हुआ है MS एक्सेल। तो MS एक्सेल जो है वो ऑप्शन नंबर बी, ऑफिस ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर का एक नाम है। बहुत सारे ऑफिस ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर पड़े थे, MS एक्सेल उसमें से एक था। पांचवा जो है वो कह रहा है रियल टाइम प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। अब जो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, इसमें सबसे पहला जो ऑप्शन है टाइम बाउंड ऑपरेटिंग सिस्टम, ये इसके लिए करेक्ट मैचिंग है। क्योंकि जितने भी रियल टाइम प्रोसेसिंग सिस्टम्स होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम्स, उनके अंदर एक टाइम लिमिट होती है। उस टाइम लिमिट में उन्होंने अपनी जॉब परफॉर्म करनी होती है। आखिरी लिखा हुआ है इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट। तो भाई इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम का एक फंक्शन है।
तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी है। तो इस तरीके से हमने सेकंड चैप्टर की अल्हम्दुलिल्लाह एक्सरसाइज सॉल्व कर ली है। अब जो एक्टिविटी है वो सारी प्रैक्टिकल से रिलेटेड है, तो इंशाल्लाह अब उसकी वीडियोस बना करके आपको अपलोड कर देंगे। थैंक यू।